अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर आज क्लास 10th दर्स नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 11 आर्यभट्ट और तरेगना मैं ये सबक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप इसे पढ़ लें, सबक पढ़ लें किताब ही से। उसके बाद इसका ख़ुलासा और कुछ MCQ जो क्वेश्चन होंगे मैं इंशाअल्लाह इसी में डाल दूँगा। पहले आप सबक पढ़ लें ताकि आपका MCQ भी इसी से बन जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सबक पूरा नहीं पढ़ते हैं, पूरा सबक पढ़ना चाहिए ताकि सबक पढ़े रहेंगे तो आपका एक एक लाइन मैं बेहतर तरीके से समझा देता हूं और पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी हो जाएगी। आइए तो सबक शुरू करते हैं। आर्यभट्ट और तरेगना। आर्यभट्ट के बारे में आप पहले जान लें कि हिंदुस्तान के अहद कदीम की तारीख़ में यानी पुराने ज़माने की तारीख़ में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। अब ये यहाँ MCQ बन जाता है, गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इस दौर के हुक्मरां इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। इल्म दोस्त यानी इल्म को जानने वाले, सबक पढ़ने वाले और इंसाफ पसंद थे। इस दौर में बड़े बड़े साइंसदान भी थे। उन्हीं में आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान का ताल्लुक़ उसी दौर से था। यानी आर्यभट्ट जो साइंसदान हैं, बड़े साइंसदान हैं, उनका ताल्लुक़ भी उसी दौर से है। यानी किस दौर से? गुप्त दौर से। वह अपने वक्त का अजीम माहिर उलूम यानी इल्म के जानने वाले, माहिर उलूम नजूम। नजूम कहते हैं, नज्म के माने तारे के आते हैं, ये जान लीजिएगा। मैं आपको ये देख रहा हूँ, माहिर इल्म नजूम। इल्म नजूम कहते हैं, नजूम नज्म से बना है, नज्म के माने तारे आते हैं। ये नून जीम मीम है। और एक नज्म होता है नून जो मीम, जो नज्म के माने सजाना, आरास्ता करने के माने आते हैं। माहिर इल्म नजूम कहते हैं यानी तारे के बारे में जानने वाले आर्यभट्ट थे। इल्म रयाजी कहते हैं मैथमेटिक्स यानी मैथ जानने वाले, हिसाब जानने वाले को। और इल्म अलजबर यानी अलजेबरा जिसको आप पढ़ते हैं, अलजेबरा, उसको इल्म अलजबर भी कहा जाता है। ये यानी आर्यभट्ट जो है ना माहिर इल्म नजूम थे, इल्म रयाजी भी थे और इल्म अलजबर यानी अलजेबरा के जानने वाले थे। कहा जाता है कि मशहूर माहिर इल्म रयाजी यानी जो मशहूर इल्म रयाजी मैथमेटिक्स जो जानने वाले थे, पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने ही की थी। यानी उनकी रहनुमाई, रास्ता बताना, आगे चलना, यानी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने ही की थी। आगे देखें, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश के बारे में हतमी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आम तौर पर लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए। लेकिन क़राइन से ये पता चलता है, लगभग तकरीबन क़राइन से ये पता चलता है कि पटना के मगरिब में, खगोल में उसकी पैदाइश हुई थी। यानी आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के मगरिब यानी पटना के पश्चिम जानिब में एक जगह है, एक गांव है खगोल, उसी खगोल में उनकी पैदाइश हुई थी। इसमें आप ये सबक बेहतरीन तरीके से पढ़ ली, इसलिए कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। खगोल के माने इल्म नजूम से होता है। यानी खगोल के माने आम तौर पर इल्म नजूम को ही कहते हैं, यानी तारे के बारे में जानने वाला इल्म। और आर्यभट्ट का ताल्लुक़ इल्म नजूम से था, इसलिए करीन कयास यही है, यानी लगभग कयास यही किया जाता है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है। उसकी तारीख़ पैदाइश 476 ईस्वी है और 564 में 88 साल की उम्र में इसकी वफ़ात हो गई। यानी उनकी वफ़ात जो है 88 साल की उम्र में हुई। ये भी आप याद कर लेंगे। चलिए आगे करें कि आर्यभट्ट की खिदमात। अब उनके खिदमात के बारे में, वो गुप्त अहद हुकूमत का न सिर्फ ये कि माहिर इल्म रियाजी था, बल्कि इल्म नजूम के मैदान में भी उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। यानी आर्यभट्ट जो है इल्म रियाजी भी थे और इल्म नजूम यानी तारे के बारे में जानकार भी थे, उनके बारे में जानकारी हासिल रखते थे। मौजूदा दौर के साइंसदान आज भी हैरत ज़दा हैं कि 1500 साल कबल के एक साइंसदान ने इल्म नजूम के ऐसे वसूल वजह किए जो आज भी साइंसदानों को ही रहनुमाई करते हैं। यानी जो तारे के बारे में जानना आज भी साइंसदान जो है उन्हीं की रहनुमाई करते हैं, यानी आर्यभट्ट के।
साइंस के मुहक्किकीन लिखते हैं, यानी तहकीक करने वाले, मुहक्किकीन के माने होता है तहकीक करने वाले, रिसर्च, है ना, कि साइंस के मुहक्किकीन लिखते हैं कि आर्यभट्ट ने पटना शहर से 30 किलोमीटर जुनूब में, जुनूब माने दक्षिण, शुमाल मीन्स उत्तर, मगरिब, पश्चिम, मशरिक, पूरब, ये सब याद रखेंगे। तो पटना शहर से 30 किलोमीटर जुनूब में मसूरी के नज़दीक तरेगना में अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजर्बागाह कायम किया था। तजर्बागाह कहते हैं लैब, यानी तहकीकी जानकारी करने के लिए, तहकीक करने के लिए आपने एक लैब बनाया था। और तरेगना में ही बैठकर आर्यभट्ट ने अपने मशहूर तसनीफ़ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा था। यानी ये उनकी तसनीफ़ है, ये उनकी किताब है आर्य सिद्धांत और तंत्र। वह दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपनी तहकीकात से साबित किया कि ज़मीन गोल है। यानी सबसे पहले इन्होंने ही इस चीज़ को तहकीक करके साबित किया कि ज़मीन गोल है। और अपने महूर पर, महूर कहते हैं एक सेब का नीचे वाला हिस्सा ले लीजिए, सेब की तरह दुनिया को मान लीजिए, अपने महूर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करता है, यानी सूरज के चारों तरफ ये गर्दिश करती है ये ज़मीन। चुनांचे उस साइंसदान ने सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात फराहम कराईं। यानी सबसे पहले इसी साइंसदान यानी आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात लोगों को फराहम की, लोगों को समझाया। आज इल्म रियाजी में आलमी सतह पर निज़ाम एशारिया यानी डिसिमल सिस्टम, जो डिसिमल कहते हैं ज़ीरो जो नुक्ता होता है ना, ये जान लीजिए, ज़ीरो जो ऐसे दिया जाता है, डिसिमल सिस्टम की अहमियत व अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी अलजबरा में जो डिसिमल एशारिया जो दिया जाता है वो आर्यभट्ट के ही ईजाद करता है। बल्कि साइंस के तमाम शोबों में निज़ाम एशारिया की अहमियत मुसल्लम है। यानी साइंस के तमाम शोबों में जो है ना निज़ाम एशारिया, अगर एशारिया ना हो तो साइंस के कोई भी है ना समझाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। साइंसी तहकीक का ये अजीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे साइंसदान ने अंजाम दिया। आगे चले, कहा जाता है कि इल्म रियाजी में सिफर का तसव्वुर, यानी इल्म रियाजी यानी मैथ में जो सिफर कहते हैं ज़ीरो को, जो आप ज़ीरो बनाते हैं, ये ऐसे ज़ीरो हुआ, ये ऐसे ज़ीरो हुआ, ये उसको जो बनाते हैं वो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। इल्म नजूम के ताल्लुक़ से भी आर्यभट्ट की कई अहम तहकीकात हैं। चुनांचे मौजूदा दौर के साइंसदान भी सूरज ग्रहण 2009 को देखने के लिए सही जगह की तलाश व जुस्तजू आर्यभट्ट की किताबों के मुताले से ही किया था। यानी 2009 में जो सूरज ग्रहण हुआ था वो आर्यभट्ट की ही किताबों से मुताला किया था कि 2009 में एक ऐसा सूरज ग्रहण होगा जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। यानी पहले ही आर्यभट्ट ने ये अपनी किताब में है ना तहकीक करके लिख दिया था, बता दिया था। चुनांचे आर्यभट्ट की किताब में इस निज़ाम शमसी के सैयारों की गर्दिश, यानी निज़ाम शमसी कहते हैं सूरज के निज़ाम करना, चारों तरफ है ना गर्दिश करना, ये ज़मीन जो है सूरज के चारों तरफ गर्दिश करती है। सैयारों की गर्दिश यानी तारों की गर्दिश, दूरी और मुख्तलिफ तारों के हरकत व सकनात यानी चलना और रुकना ठहरना पर अजीब व गरीब मालूमात मौजूद हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि आर्यभट्ट की साइंसी तहकीकात पर अज सिरे नौ यानी फिर से शुरू तहकीक की जाए ताकि उसके अहम साइंसी इजादात से आज की दुनिया रूशनास हो सके। यानी आज की दुनिया जो है उन की बातों पर अमल किया जाए, असीर नौ फिर तहकीक की जाए तो दुनिया जो है इस बारे में जान लेगी। उसी अजीम साइंसदान ने सूरज के ताल्लुक़ से ये मुसल्लमा उसूल पेश किया कि हमारी ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है। यानी हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द नाचती है, चलती है, और सूरज अपने आप में साकित है। यानी सूरज अपनी जगह पर ठहरी रहती है और ठहरा रहता है, और ये ज़मीन जो है ना सूरज के गिर्द जो है ना चक्कर लगाती है। ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही ये तहकीक करके बताया था लोगों के सामने। आगे देखिए सूरज ग्रहण। अब ये सूरज ग्रहण के बारे में आपको जानना है। कहा जाता है कि किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। उर्दू में कहीं गहन भी लिखा जाता है, ग्रहण असल लफ्ज़ है। कहा गया कि किसी सैयारा या तारा पर जुज़वी यानी कोई हिस्सा
जो होता है वो मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाए उसको ग्रहण कहते हैं। हम ज़मीन के बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वाबिस्ता पड़ता है। पहला होता है सूरज ग्रहण, जिसको इंग्लिश में आप जब पढ़ लीजिएगा सोलर एक्लिप्स, और चांद ग्रहण। यानी दो तरह के ग्रहण होते हैं, एक होता है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। ये ग्रहण उस वक्त वाक़ होते हैं जब एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे या सैयारे या सितारे पर अपना साया डाल देता है, यानी पर्दा डाल देता है, एक तरफ वो अंधेरा हो जाता है तो वो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण पड़ जाता है। चूंकि चांद ज़मीन का तवाफ करता है, अब देखिए ज़मीन जो है सूरज का तवाफ कर रही है और चांद जो है ना ज़मीन का तवाफ करता है, समझ गए? यानी तवाफ करने माने नाचना, गिर्द घूमना, और ज़मीन सूरज का तवाफ करती है, वही यहाँ बता दिया। इसीलिए चांद और ज़मीन के इस तवाफ के दौरान यानी नाचने के दौरान चांद का ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाना लाजमी अम्र है। हो सकता है ये दोनों लाजमी है, ज़रूरी है कि वो आ जाएगा। ऐसी सूरत में चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर आने में मुज़ाहमत पैदा करती है, यानी रोक देती है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। समझ गए? जुज़वी सूरज ग्रहण यानी उसका हिस्सा जो होता है, जुज़ माने हिस्से होते हैं, कि जुज़वी सूरज ग्रहण और मुकम्मल सूरज ग्रहण, यानी कभी ऐसा होता है कि कम होगा और कभी ऐसा होगा कि पूरा मुकम्मल हो जाएगा। इस बात पर मुनहसिर करता है कि चांद अपना साया सूरज पर किस तरह और किस जाविये से डालता है। यानी जुज़वी साया डालने पर जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, यानी आधा होगा, और कुल्ली साया डालने पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। लेकिन इतनी बात तय है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण 100 साल की तवील मुद्दत के बाद ही होता है, यानी 100 साल के बाद ही मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। ये साइंसदान ने तहकीक करके बता दिया। सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाक़या है। जोग्राफिया तो समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो सैर करना, ये वाक़या है जो तारीख़ के इब्तदाई दौर से ही होता आ रहा है, आज से नहीं बल्कि पहले ही से, और उसे नंगी आंखों से देखते आए हैं। लेकिन आज भी सूरज ग्रहण का वाक़या इंसानों के लिए तजस्सुस का मौजू बना हुआ है। अब आइए सूरज ग्रहण के बारे में आप पढ़ लिए, अब आइए पढ़ते हैं तरेगना की जोग्राफियाई अहमियत। अब तरेगना के बारे में आप जान लें, तरेगना किसे कहते हैं। तरेगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूढ़ी सब डिवीज़न में वाक़ है। ये आप याद कर लेंगे कि कहाँ गया, रुकिए, तरेगना जो है पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूढ़ी सब डिवीज़न में वाक़ है और इसी मुनासिबत से पटना गया रेलवे लाइन में मसूढ़ी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया है। मसूढ़ी स्टेशन से महल्ला रहमतगंज तक बिशमूल सब डिवीज़न के तमाम सरकारी दफातर तरेगना के ही हलके में आते हैं। यानी तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। तरेगना के महल वक़ू को देखकर पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान में फ़िज़ा साफ़ रहती है। इसीलिए आर्यभट्ट ने अपना लैब तहकीकी जगह जो है उन्होंने उस जगह को चुना था और उसी पर उन्होंने बनाया था। कहा जाता है कि यहाँ से तारों, सैयारों और मुकम्मल निज़ाम शमसी की तहकीक करना निस्बतन आसान है। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने अपने जोग्राफियाई तहकीक के लिए इस मकाम को मुंतखब किया था, यानी चुना था, और वहाँ अपने तहकीक के लिए एक तजर्बागाह बनाया था, यानी लैब बनाया था, साइंस लैब। तरेगना हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने तारे गिनना के होते हैं। ये भी आप याद कर लेंगे। शायद इसी वजह से इस मकाम का नाम तरेगना रखा गया। कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने 60 फीट की बुलंदी का एक टीला बनाया, एक पहाड़ी के ऊपर 60 फीट की बुलंदी का एक टीला बनाया, जिस पर बैठकर वो रात को तारों और सैयारों के बारे में तहकीकी काम किया करता था। यानी रात में वो जो है ना तारों के बारे में जानकारी हासिल करते थे और किताबों में लिखा करते थे। कहा जाता है कि निज़ाम शमसी की रफ्तार यानी सूरज की चलने का जो रफ्तार है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने तरेगना में ही हासिल किए
अपनी तहकीकात के नताइज को उसने अपनी एक किताब में तहरीर किए जो आज के साइंसदानों के लिए रहनुमाई का काम करती है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 2009 का सूरज ग्रहण और तरेगना, 2009 में एक सूरज ग्रहण हुआ था जिसको देखने के लिए तरेगना ही से लोगों ने, है ना, उन्होंने लिख दिया था आर्यभट्ट ने कि वो सूरज ग्रहण तरेगना से ही साफ देखा जाएगा। आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ आगे आप पढ़ लीजिए किताब के, उसके बाद मैं आपको लेक्चर देकर बता दूंगा। कहा जाता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया। इस सूरज ग्रहण की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाक़ होता है, यानी 100 साल के बाद। अमेरिका के साइंसी तहकीक इदारा नासा, यानी साइंसी तहकीक जो इदारा है जिसे आप नासा के नाम से जानते हैं, कि एक साइंसदान जे एंडरसन जो गुज़श्ता 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले इस सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे, यानी उसको रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे, मैंने उसको जो है ना रिसर्च करके बता रहे थे कि वाकई है या नहीं, ये चीज़ तहकीकी काम करना हुआ। इस सिलसिले में उन्होंने 2008 ईस्वी में 200 सफ़हात पर, यानी 200 पेज पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़े किया कि इस सूरज ग्रहण के मुशाहिदा के लिए, यानी देखने के लिए मुनासिब तरीन मकाम तरेगना है। फिर क्या था, तरेगना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हो गई। लोग जानते नहीं थे, तरेगना के बारे में लोग जानते नहीं थे, लेकिन उस किताब के बाद 2000 जो मुश्तमिल पर किताब जो थी, उस रिपोर्ट के बाद लोगों ने आलमी तौर पर अनाम तरेगना को जान गए। इसकी वजह से 1500 साल कबल के तरेगना में आर्यभट्ट के तजर्बागाह की तारीख जिंदा हो गई। जुलाई 2009 के पूरे महीने में मुल्की और गैर मुल्की अखबारात और ज़राए अबलाग में तरेगना को नुमाया मुकाम हासिल हो गया। लोग जानते नहीं थे, लेकिन लोग जान गए उस जगह को। 22 जुलाई की तारीख करीब आती गई और तरेगना से मुतालिक सारी दुनिया का तजस्सुस बढ़ता चला गया। बताया जाता है, हम लोग खुद देखे हैं कि उस वक्त जो है पटना के तमाम होटल को खाली करा दिया गया था। तरेगना में रोड नहीं, बिजली नहीं, हॉस्पिटल नहीं, हर एक चीज़ जो है ना बनवाया गया ताकि लोगों को आसानी हो जाए। उस गांव को कोई जानता नहीं था, उस जगह को कोई जानता नहीं था। नासा रिपोर्ट में जे एंडरसन ने तरेगना की खुसूसियात बयान करते हुए लिखा है कि वहाँ बादल छाने का औसत इम्कान बहुत कम है, वहाँ बादल कम छाया रहता है, उन्होंने लिखा था। और धूप की तमाज़त भी दूसरे शहरों के मुकाबले में 43% ज़्यादा है, यानी वहाँ की धूप की तमाज़त ज़्यादा होती है। इस सूरत में सूरज ग्रहण के नज़ारे और मुशाहिदा के लिए तरेगना मुनासिब तरीन मकाम है, उन्होंने किताब में लिख दिया था जे एंडरसन ने। 22 जुलाई 2019 के इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे। यहाँ तक कि अमेरिका के नासा और असरो जैसे साइंसी तहकीकी इदारों के साइंसदानों की टीम भी वहाँ पहुँच गई। पोलैंड के साइंसदानों की एक टीम भी गई। दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की जमात 21 जुलाई को तरेगना पहुंच गई। हुकूमत बिहार ने अपने तमाम आला अफसरों को नज़्म व नस्क संभालने के लिए तरेगना भेज दिया, यानी वहाँ की देख रेख करने के लिए। तरेगना अस्पताल की नई इमारत को साइंसदानों के मुशाहिदे के लिए मुंतखब किया गया था, यानी वहाँ जो अस्पताल था उसको मुंतखब किया गया कि यहीं से देख सकते हैं। छत के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के आलात नस्ब किए गए थे, यानी आलात जो थे देखने के लिए, दूरबीन, ये तमाम चीज़ें। हज़ारों की तादाद में आम लोग रात में ही पटना से तरेगना आ चुके थे। 22 जुलाई को सूरज तुलू होने के साथ ही इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली थी, जब सारा सूरज चांद के लिपट में आने वाला था और सूरज के ऊपरी किनारा का वो हिस्सा जो हीरे की अंगूठी के शक्ल में होगा रोशन दिखाई देने वाला था। यानी आर्यभट्ट ने यह कह दिया था कि सूरज जो है, सूरज के ऊपरी किनारा जो होगा वो हीरे की अंगूठी की शक्ल में नजर आएगा, है ना। हजारों लोगों की आंखों पर सूरज ग्रहण देखने के खास किस्म के चश्मे लगे हुए थे। लोगों का तजस्सुस रफ्ता रफ्ता बढ़ता गया, बेचैनी हो रही थी। लेकिन अफसोस कि तरेगना का आसमान अचानक अब्र आलूद हो गया, यानी बादल चारों तरफ बादल छा गया। बारिश के कतरात भी करने लगे, यानी बारिश के कतरात भी गिरने लगे, कुछ बारिश की बूंदें भी गिरी। सुबह 5:29
اور 58 سیکنڈ کا وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ساری دنیا کو شدت سے انتظار تھا، لیکن انسان کی ساری تیاریوں نے نظام قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، ہے نا، جو اللہ کا جو نظام ہے اس کے سامنے جو ہے نا گھٹنے ٹیک دیے۔ بھلے انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہاں جو ہے نا بادل بالکل ویدر جو ہے صاف ہوتا ہے، لیکن ابر آلود ہو گیا، بادل چاروں طرف چھا گیا، ہے نا، اور چند قطرے بھی گرنے لگے، لوگ دیکھ نہیں پائے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ایک عجیب و غریب ماحول کا نظارہ کیا۔ کیا دیکھا؟ ایسا لگا کہ رات واپس ہو گئی۔ ہاں، ہم لوگ بھی موتیہاری میں تھے، ہم لوگ دیکھ رہے تھے، لگا ایسا کہ رات واپس آ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، یہاں تک کہ مرغیاں جو تھی وہ گھر میں جانے لگے، ان کو لگا کہ رات ہو گئی۔ ان لمحات میں جانور سہمے ہوئے نظر آئے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے نظر آئے، اور مشرقی جانب آسمان میں تارے بھی نظر آئے، اور درجہ حرارت میں کمی کا احساس بھی ہوا، یعنی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ ہیرے کا چھلا دیکھنے کی تمنا لیے ملک اور بیرون ملک کے سائنسدان واپس ہونے لگے، اور اب اس چھلا کو دیکھنے کے لیے دنیا کو 123 سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ دن میں مکمل تاریکی اور ایک عجیب و غریب خاموش منظر اور ہزاروں ہزار افراد کا ہجوم تریگنا کے لیے اب ایک ناقابل فراموش تاریخی واقعہ بن گیا۔ یہ ماخوذ ہے، آگے دیکھیے کچھ اس کے ورڈ میننگ ہے۔ آئیے کوشچن دیکھتے ہیں۔ آئیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو آپ دیکھ لیں گے سیدھے اس کا آنسر ہو جائے گا بہار۔ بہار۔ چلیے آگے کریں کہ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا تھا؟ تو یہ سیدھے ہو جائے گا تریگنا۔ آگے تیسرا کہہ رہے ہیں، آگے بڑھائیں، تیسرا کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو یہ تو آپ یہاں آئے، سنہرا دور، یہ جیم ہو جائے گا اس کا آنسر۔ آئیے تو یہاں آتے ہیں، ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا جیم، سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ آگے کریں کہ آریہ بھٹ کا تعلق کس عہد سے تھا؟ تو آپ دیکھ لیجئے، گپت عہد، مغلیہ عہد، موریہ عہد، برٹش عہد؟ نہیں، گپت عہد سے ہوگا۔ پھر کریں آریہ بھٹ نے کس سائنسدان کی رہنمائی کی تھی؟ تو آپ اس کا سیدھے بے دیکھ لیجئے گا، پائتھاگورس۔ اب آپ کا کوشچن کا آنسر یہ آتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا مختصر تعارف پیش کیجئے۔ میں اس کا ویڈیو بنا کر میں پیش کر دوں گا، اس لیے کہ ویسے اگر میں کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو لکھ نہیں، میں اگر بولوں تو آپ لکھ نہیں پائیں گے، اس لیے انشاءاللہ میں اس کا اگلا ویڈیو میں میں اس کا جو ہے نا ویڈیو بنا دوں گا، اس کا کوشچن آنسر جو ہے آپ کا یہ ختم ہو جائے گا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کا مختصر تعارف پیش کیجئے۔ آریہ بھٹ کے جائے پیدائش اور تاریخ پیدائش پر روشنی ڈالیے۔ تریگنا کے محل وقوع، یہ سب میں دوسرا جو ہے کوشچن میں ڈال دوں گا۔ خدا حافظ۔